भाजपा ने टेंडर आवंटन में कथित अनियमितता पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को घेरा। सीएम से इरफान अंसारी को बर्खास्त करने और स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग। लोहरदगा के किस्को में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर में करीब 30 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण। पलामू में विधिक जागरूकता को लेकर प्रभात फेरी। देवघर में 30 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले की तैयारियां तेज। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने की बैठक। श्रद्धालुओं की सेवा सुविधा और सुरक्षा पर बल। और रांची के नन्हे तैराक ईशांक की घर वापसी पर भव्य स्वागत। बधाई देने वालों का तांता परिजन। गौरवान्वित। इंग्लिश चैनल पार करना ईशांक का अगला लक्ष्य। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में जारी जनगणना के प्रथम चरण के तहत स्वगणना में खास और आम सभी रुचि दिखा रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने आज अपने आवास पर जनगणना अधिकारियों के समक्ष स्वगणना से संबंधित अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की सभी जानकारियां दर्ज कराई। श्री सेठ ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा कर लोगों से इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि इसमें सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, जिससे देश की योजनाओं और विकास की दिशा तय होनी है। जनगणना 2027 को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य में कई पहल हो रहे हैं। इसी कड़ी में सिमडेगा के नगर भवन में एक विशेष कार्यशाला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज डिजिटल साक्षरता और राष्ट्रीय दायित्व का अनूठा संगम देखने को मिला। नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम में भारत की जनगणना 2027 की बारीकियों को साझा किया गया। उपायुक्त कंचन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय अभियान है। हमको इस सेंसस के माध्यम से, जनगणना के माध्यम से एक समेकित जानकारी में किस क्षेत्र में किस तरह के लोग निवास करते हैं, उनकी कैसी पृष्ठभूमि है, कैसी उनकी लिविंग कंडीशन है, कैसे वो लोग रह रहे हैं और उनका उपयोग हम अपने राष्ट्र की जो विकास की योजनाएं हैं, उनकी नीतियों का निर्धारण है, उनको बनाने में करते हैं। अभियान की गंभीरता को देखते हुए विधायक भूषण बारा ने सबसे पहले अपनी स्वगणना पूरी की और जिलेवासियों को इस तकनीक को अपनाने के लिए प्रेरित किया। पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे ने डेटा की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि सटीक आंकड़े ही बेहतर नीति निर्माण और संसाधनों के सही वितरण की नींव होते हैं। जनगणना के माध्यम से शासन तथा प्रशासन को जो जनसंख्या की स्थिति है, उसका कंपोजिशन है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो पाती है, जिसके आधार पर नीति निर्धारण किया जाता है। साथ ही संसाधनों का जो उचित आवंटन है वो करने में आसानी होती है। कार्यक्रम के अंत में विधायक और उपायुक्त ने संयुक्त रूप से स्वगणना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों और गांवों का भ्रमण कर लोगों को घर बैठे अपनी गणना स्वयं करने के लिए प्रेरित करेगा। सिमडेगा मनोज की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को राष्ट्रीय अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान मजदूर दिवस के मौके पर उन्हें रांची स्थित आवास पर एक कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष ने पुरस्कार को समाज के गरीब, दलित और वंचित लोगों को समर्पित करते हुए सामाजिक समरसता और समानता पर बल दिया। भाजपा ने टेंडर आवंटन में कथित अनियमितता पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को घेरा है। रांची में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने आरोप लगाया कि नियमों को ताक पर रखकर स्वास्थ्य विभाग में टेंडर आवंटन किए गए। कई सामानों की ऊंची दरों पर खरीदारी की गई। श्री जायसवाल ने कहा कि भाजपा लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाती रही है। इस मामले पर मुख्य सचिव ने भी संज्ञान लिया है, जो स्वागत योग्य कदम है। श्री जायसवाल ने मुख्यमंत्री से इरफान अंसारी को बर्खास्त करने और पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की। ट्रेजरी घोटाला मामले पर भी उन्होंने राज्य सरकार को घेरा और सीबीआई जांच की मांग दोहराई। सरकारी खजाना का लूट ट्रेजरी में पहले हुआ, अब विभाग के अंदर 1 रुपया का चीज को 3 रुपया 5 रुपया में कैसे प्रभाव और दबाव देकर इसको खरीदा जाए। तो ये हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी का मांग है कि इस पर निष्पक्ष स्वतंत्र एजेंसी से जांच हो,
ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। ये जो पत्र मुख्य सचिव जी ने लिखा है स्वास्थ्य विभाग के सचिव को, उसका ये है और कई आरोप है। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आरोप परत दर परत खुलते जाएगा और जब स्वतंत्र एजेंसी काम करेगी और इस पर जांच करेगी तो आप देख लीजिएगा इसमें करोड़ों करोड़ का, सैकड़ों करोड़ का घोटाला स्वास्थ्य विभाग में सामने आएगा। इधर हजारीबाग में पत्रकारों से कथित दुर्व्यवहार मामले पर भी इरफान अंसारी चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। कोडरमा में प्रेस क्लब की पहल पर प्रतिवाद मार्च निकाला गया और उप विकास आयुक्त को राज्यपाल के नाम पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पत्रकारों ने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में पत्रकारों पर हमले को लोकतंत्र पर हमला करार दिया। पत्रकार जो चौथा स्तंभ है, पत्रकार पर इस तरह का अगर हमला करते हैं तो ये हम जितना भी इसकी निंदा करें वो कम है और हमें लगता है कि जनप्रतिनिधि के आचरण के विरुद्ध भी है। कोई भी बात है, ये अगर सवाल आप पूछते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे पे है, हम उसको किस तरीके से कैसे हमें जवाब देना है या क्या देना है। लेकिन इस तरह का ये जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुखद है। इरफान अंसारी के गुंडों द्वारा 2 पत्रकारों पर हमला हुआ है। ये लोकतंत्र पर हमला है, पत्रकारों पर हमला है। ये किसी भी रूप से हम लोग स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ नहीं है। लेकिन आपको तो संज्ञान लेना चाहिए। आप झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। आप अपने जिम्मेवारी से कैसे भाग सकते हैं? अभी तक उन्होंने निंदा नहीं की है। उधर प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के पत्रकारों ने भी हजारीबाग की घटना के विरोध में मार्च किया। इस दौरान उन्होंने इरफान अंसारी को बर्खास्त करने की मांग की। नहीं चलेगा। जनमानस को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लोहरदगा के किस्को प्रखंड में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर सह पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी ने विशेष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों में संतुलित विकास पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना अनिवार्य है। आपका काम है यहाँ पे लोगों को जागरूक करना, ठीक है? तो आपकी इस चीज को देखिए मंच के सामने भी आपके सबके सामने रखा है और मंच पे जो आसीन है वो लोगों ने भी इस पर ध्यान दिया है। आई एम श्योर कुछ ना कुछ इसमें हम जरूर करेंगे। माइनिंग करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर जो है मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशनल फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करें। ये एनवायरनमेंट के क्लियरेंस का पार्ट होता है, तो ये तो उनको करना ही होगा। शिविर में कृषि, JSLPS, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स के माध्यम से करीब 30 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। वहीं MB DAV स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से सबका मन मोह लिया। किस्को में आयोजित यह शिविर न केवल विधिक जागरूकता का केंद्र बना बल्कि इसने हजारों परिवारों के जीवन में नई उम्मीद की किरण भी जगाई है। कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा और उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने भी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर अपनी बात रखी। लोहरदगा से आसिफ की रिपोर्ट। इधर पलामू में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राम शर्मा के नेतृत्व में 90 दिवसीय गहन विधिक जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान को लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। यह प्रभात फेरी विभिन्न मार्गों से गुजरी और समाहरणालय होते हुए कोर्ट परिसर में आकर समाप्त हुई। प्रभात फेरी में शामिल लोगों ने हाथ में तख्तियां लेकर लोगों को जागरूक किया। अपनी संस्कृति अपनी पहचान, महिला जागेगी जब जागेगा, महिला जागेगी जब जागेगा।
रांची में सांसद सांस्कृतिक महोत्सव और स्वदेशी मेला राजधानी वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ राज्य की पारंपरिक कला और संस्कृति से जुड़े स्टॉल्स लगाए गए हैं जो लोगों का मन मोह रहे हैं। कल महोत्सव सह मेला का आखिरी दिन है। रांची के आर्ट हाउस में 3 दिवसीय सांसद सांस्कृतिक महोत्सव और स्वदेशी मेला में स्थानीय कलाकारों ने स्टॉल्स लगाए हैं। इन स्टॉल्स में सोहराय, कोहबर, डोकरा कला, हस्तशिल्प से जुड़ी कई कलाकृतियां शामिल हैं। रांची की कलाकार अखेझरिया टोपो ने बताया कि वे प्रेस्ड बोटानिकल आर्टिस्ट हैं और वे सभी कलाकृतियों का निर्माण फूल पत्ती एवं ऑर्गेनिक मटेरियल से करती हैं। मैं जितना भी आर्ट बनाती हूँ वो सब फूल पत्तों से बनाती हूँ। उसमें कुछ भी अलग कलर यूज़ नहीं करते, जो भी है सब नेचुरल से बना हुआ है। और ये आर्ट वर्क बनाने के लिए ऑलमोस्ट छोटे वाले को 20 से 25 दिन तक लग जाते हैं। इस मेले में रांची संसदीय क्षेत्र के विभिन्न कलाकारों ने स्टॉल्स लगाए हैं। लोहरदगा की कलाकार मेरडाल को जोड़ने झारखंड के विभिन्न जनजातियों की संस्कृति को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से कलाकृतियों का निर्माण किया है। झारखंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो डिफरेंट समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप डंडा कट्टा देख सकते हैं, पलास देख सकते हैं जो झारखंड को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे कार चाम्स है, डिफरेंट जनजाति जैसे हो संथाल का लोगो भी बनाते हैं। और ये मेनली क्ले से बना हुआ है, हार्डनर, रेजिन और फिर हमारा बेस MDFS है। वहीं सरायकेला खरसावां जिले से आए लीफ आर्टिस्ट जीत महतो ने पीपल, बरगद समेत विभिन्न पेड़ों के पत्ते पर झारखंड के आंदोलनकारियों की तस्वीरें उकेरी हैं। जीत ने बताया कि उन्हें कलाकृति की वजह से एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह मिली है। ये लॉकडाउन के समय से मैंने शुरू किया था पीपल के पत्ते पे बनाना, और धीरे धीरे पत्ते पे बनाते बनाते मुझे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी जगह मिला है और झारखंड का पहला लीफ आर्टिस्ट है। पूरे झारखंड बिहार में इकलौते हम ही लीफ आर्टिस्ट है। यहाँ लगे स्टॉल्स न सिर्फ झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर रहे हैं बल्कि कलाकारों को एक सशक्त मंच भी प्रदान कर रहे हैं। ऐसे आयोजन स्वदेशी कला को बढ़ावा देने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से लोक भवन में भारत तिब्बत संघ की प्रदेश इकाई के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में कैलाश मानसरोवर भवन निर्माण, प्रमुख शिव मंदिरों के जीर्णोद्धार तथा 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए सीधी रेल सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए इस विषय में आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित करने का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन की दिशा में बड़ी पहल करते हुए आज से सेल ब्रॉडकास्टिंग मैसेजिंग सिस्टम की शुरुआत की है। मोबाइल आधारित इस आपदा संचार प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को मोबाइल पर आपदा की तत्काल सूचना मिल सकेगी। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मैसेजिंग सिस्टम की शुरुआत की, जिसके बाद सभी लोगों के मोबाइल पर आज सवेरे 11:41 पर अलर्ट भेजा गया। आपको बता दें, अलर्ट सिस्टम का किस प्रकार से सफल परीक्षण हुआ है। आज दोपहर करीब 11:42 पर एक साथ कई लोगों का मोबाइल तेज आवाज में शोर करने लगा और इस दौरान टोन सुनकर दफ्तरों से लेकर घर और बाजार में मौजूद सभी लोग सहम से गए। हालांकि ये कोई संकट नहीं था बल्कि देश की एक उपलब्धि साबित हुई। दरअसल 2 मई को केंद्र सरकार ने देश भर में मोबाइल बेस्ड डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम का सफलतापूर्वक शुभारंभ कर दिया और ये पहले से ही पूर्व निर्धारित था। आज मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का सफल तौर पर परीक्षण हुआ और इस क्रम में लोगों के मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आया जिसने बड़े स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ये प्रणाली दूरसंचार विभाग और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि NDMA के सहयोग से विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य आपात स्थिति में लोगों तक सटीक जानकारी पहुंचाना है। तो स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का देशव्यापी ये परीक्षण हुआ है। जान माल के नुकसान को कम करने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। मोबाइल पर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में अलर्ट हुआ है और आपात स्थिति में किस प्रकार से तुरंत चेतावनी पहुंचेगी, ये संदेश लोगों को अपने मोबाइल पर सुनने को मिला। साथ साथ तय क्षेत्र के सभी मोबाइल पर एक साथ प्रसारण।
एसएमएस और सीबीएस के जरिए ड्यूल अलर्ट सिस्टम है ये, और मोबाइल अलर्ट सिस्टम सुरक्षा की तैयारी है, क्योंकि सतर्कता ही जो है समझदारी होती है। तय क्षेत्र के सभी मोबाइल पर एक साथ ये प्रसारण हुआ है। कई भाषाओं में रियल टाइम अलर्ट देखने को मिला है। एसएमएस प्लस सीबीएस के जरिए ड्यूल अलर्ट सिस्टम जो है ये लागू किया गया है। मोबाइल अलर्ट सिस्टम सुरक्षा की तैयारी हम कह रहे हैं, क्योंकि सतर्कता ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। डीओटी और एनडीएमए की ये संयुक्त पहल, और इस पहल से कहीं ना कहीं दूरगामी जो है परिणाम निकलते हुए नजर आएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है दूरसंचार विभाग में कि इसका बहुत लाभ हमारे एनडीआरएफ की संपूर्ण टीम, जो अपनी जान को हथेली में डालकर लोगों की जान बचाने के लिए लग जाती हैं, बाढ़ के समय में, भूकंप के समय में, क्लाउड बर्स्ट के समय में, उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगा और हर एक नागरिक के लिए भी बहुत सुविधाजनक रहेगा। झारखंड सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर अरवा राजकंवल ने आज नई दिल्ली स्थित न्यू झारखंड भवन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भवन में मौजूद व्यवस्थाओं और सुविधाओं की जानकारी ली। रेजिडेंट कमिश्नर ने अधिकारियों को न्यू झारखंड भवन को बेहतर प्रशासनिक समन्वय एवं जन सुविधाओं के मॉडल केंद्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत रामगढ़ को मॉडल जिला के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी सिलसिले में स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज ने रामगढ़ सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। रामगढ़ जिला अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटल इंडिया की नई तस्वीर पेश करने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज ने सदर अस्पताल पहुंचकर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा की। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह पेपरलेस बनाना है। अपर सचिव ने बताया कि झारखंड के 3 जिलों रामगढ़, कोडरमा और गुमला को मॉडल जिले के रूप में चुना गया है, जिसमें रामगढ़ की प्रगति काफी सराहनीय है। रामगढ़ जिला को हम लोगों ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मॉडल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है, और भारत सरकार को भी इसको हम लोगों ने रिपोर्ट किया है कि हमारा रामगढ़ जिला मॉडल डिस्ट्रिक्ट हम लोग बनाएंगे। झारखंड में हम लोगों ने 3 जिलों को मॉडल बनाया है, रामगढ़, गुमला, कोडरमा। मॉडल डिस्ट्रिक्ट का कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे जितने भी फैसिलिटी है, गवर्नमेंट फैसिलिटी हो या प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी हो, सारे ABDM कंप्लाइंट होंगे, यानी कि उसमें हमारा HMIS चलेगा, स्कैन एंड शेयर होगा, लैब का जो भी पेपरलेस काम होगा, लैब का रिपोर्ट भी पेशेंट के उनके मोबाइल्स पे मिलेंगे, और सारा सिस्टम को पेपरलेस करना ही बेसिकली ABDM का ऑब्जेक्टिव है। और हम लोग रामगढ़ में उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा काम हुआ है। डिजिटल मिशन को धरातल पर उतारने के लिए आधारभूत संरचनाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत जिले के प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर सदर अस्पताल तक कोई वाईफाई एनेबल नहीं किया जा रहा है। रामगढ़ में यह पूरा काम हो चुका है, जिसके संचालन के लिए आज BSNL कार्यालय में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की शुरुआत की गई। इंटरनेट लीज लाइन लगाने के लिए और वाईफाई इनेबल्ड करने के लिए हमारे अपर मुख्य सचिव के द्वारा एक बहुत ही अच्छी योजना का क्रियान्वयन यहाँ पे किया जा रहा है, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। उसी के तहत जितने भी गवर्नमेंट फैसिलिटी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर मेडिकल कॉलेज तक, उस सारा को हम लोग वाईफाई इनेबल्ड करेंगे और सारा में इंटरनेट लीज लाइन बिछा रहे हैं। तो बहुत जगह काम हो गया, कुछ जगह काम चल रहा है, रामगढ़ में भी ऑलरेडी हो गया है। तो एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो है BSNL का यहाँ पे इस्टेब्लिश हम लोग किए हैं, ताकि नेट का कोई इश्यू हो तो इनका एक लड़का डेडिकेटेड यहाँ रहेगा, पूरे रामगढ़ जिला का नेट का काम ये देखेगा, और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो तुरंत इसको सॉल्व करेगा। रामगढ़ में हो रहा यह बदलाव न केवल मरीजों को लंबी कतारों और कागजी झंझटों से मुक्ति दिलाएगा, बल्कि पूरे राज्य के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करेगा। रामगढ़ से कौशल की रिपोर्ट। देवघर में 30 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले की तैयारियां तेज हो गई है। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बैठक कर संबंधित अधिकारियों को ससमय सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण करने की हिदायत दी। उन्होंने श्रद्धालुओं की सेवा, सुविधा और सुरक्षा पर बल दिया। भी करेंगे और जितने भी कांवड़िया पथ है
या फिर जितने भी हम लोग की हेल्थ फैसिलिटीज़ जो क्रिएट किए जाने हैं, जितने भी सैनिटेशन से रिलेटेड कार्रवाई की जानी है, सब पे हम लोग जो है नेक्स्ट सैटरडे को जो कोर टीम है, जो सीनियर ऑफिसर्स की टीम है, सभी लोग जो हैं पूरे कांवड़िया पथ में हम लोग विज़िट करेंगे और एक एक चीज़ों को स्वयं देख करके उन पे क्या क्या मरम्मती कार्य किए जाने हैं उससे रिलेटेड हम लोग दिशा निर्देश इशू करेंगे। कहते हैं उम्र और हालात कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बनते। रांची के रहने वाले 7 वर्षीय ईशांक सिंह ने इसे सच कर दिखाया है। कम उम्र में ही समुद्र की खतरनाक लहरों को चीरते हुए उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो हर किसी को हैरान कर रहा है। ईशांक का अब अगला लक्ष्य इंग्लिश चैनल को पार करना है। रांची के ईशांक सिंह ने श्रीलंका के तलाई मन्नार से भारत के धनुष कोडी तक 29 किलोमीटर लंबे पाक स्ट्रेट को महज 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार कर लिया। 30 अप्रैल को हासिल की गई इस उपलब्धि के साथ ही ईशांक दुनिया के सबसे कम उम्र के पाक स्ट्रेट स्विमर बन गए हैं। यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फोरम ने उन्हें यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पाक स्ट्रेट स्विमर का विश्व रिकॉर्ड सर्टिफिकेट भी दिया है। मां कहती हैं कि जिस उम्र में बच्चे पानी से भागते उस समय उसके बेटे की जिद पानी में रिकॉर्ड बनाने की थी। जिद देखकर हम लोग को डर नहीं लगा, मतलब जैसे जिद काफ़ी था कि ये करना है, मुझे करना है, तो वो करना है। टारगेट जब लेके चला था तो लगा कि नहीं, अब जब करेगा तो ये पानी में ही करेगा, तो फिर डर नहीं लगा हम लोगों को। हाँ, लेकिन उस दिन जिस दिन करना था, मौसम ख़राब की वजह से, चैलेंजेस की वजह से हम लोग को मतलब काफ़ी डर गए थे कि ऐसा मौसम ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा हाई टाइड है और पूरा हम बारिश गरजना है, एकदम खुला समुंदर है। लेकिन फिर हिम्मत करके कूद आइए और अच्छा किया, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। रांची लौटने पर ईशांक का भव्य स्वागत किया गया, जहां उन्हें बधाई देने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दुर्बा डैम में लगातार अभ्यास के दम पर ईशांक ने यह मुकाम हासिल किया है। जिस उम्र में बच्चे पानी से डरते हैं, उसी उम्र में ईशांक ने समुद्र को चुनौती देकर इतिहास रच दिया। इसे 9 घंटे 50 मिनट में किया है और मैं 7 साल का हूँ। जो पहले जिसका रिकॉर्ड था वो जसवंत था, जो 10 घंटे उनका रिकॉर्ड 10 घंटे 50 मिनट में वो कंप्लीट किया था और वो 10 साल का है और मैं 7 साल का हूँ। जब आप और जो बार इंडिया तो श्रीलंका करा चुके सर वही सर के वो स्टूडेंट था। अच्छा, तो उन्हीं सर के स्टूडेंट का मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है। ईशांक की यह उपलब्धि न सिर्फ रांची बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उनकी मेहनत और आत्मविश्वास यह साबित करता है कि अगर इरादे मजबूत हो तो छोटी उम्र भी बड़े सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकती। रांची से असीमरीत सिंह की रिपोर्ट। गौरतलब है कि रांची के नन्हे तैराक ईशांक सिंह ने लहरों की चुनौतियों को मात देते हुए गुरुवार को श्रीलंका के तलाई मन्नार से भारत के धनुषकोडी तक लगभग 30 किलोमीटर लंबे पाक जलडमरू मध्य को तैरकर सफलतापूर्वक पार किया था। देखिए यह वीडियो क्लिप। इधर ईशांक को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने पार्टी नेताओं के साथ इस नन्हे तैराक से रांची में आज मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। मौके पर उन्होंने ईशांक के समुद्र में तैराकी के दौरान उनके अनुभव को जाना और हौसले को सलाम किया।
राज्य में 8 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। इस अवधि में कई इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। 4 मई को संथाल के जिलों में ओलावृष्टि और आंधी को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। इधर आज दोपहर में रांची और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। इस दौरान हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही। हवा के तेज झोंकों से कुछ स्थानों पर पेड़ भी धराशायी हो गए। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के आंकड़ों के मुताबिक राज्य भर में अधिकतम तापमान फिलहाल सामान्य से नीचे चल रहा है। आने वाले दिनों में तापमान में थोड़ी वृद्धि होगी और इसके बाद फिर गिरावट के आसार हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रांची के नजदीक नामकुम में न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इस अवधि में राज्य के कई इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। सिमडेगा अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती मना रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर स्थानीय नगर भवन में समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान न केवल विकास की दौड़ में जिले की उपलब्धियों को याद किया गया, बल्कि साहित्य और संस्कृति की त्रिवेणी भी बही। धनबाद पुलिस बल को संसाधनों से और अधिक सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस केंद्र धनबाद में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नवनिर्मित मैगजीन शस्त्रागार का आज विधिवत उद्घाटन किया गया। विभाग लगातार अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए संसाधनों के आधुनिकीकरण पर जोर दे रहा है। इसी कड़ी में पुलिस लाइन परिसर में नए मैगजीन शस्त्रागार का निर्माण किया गया। उद्घाटन के अवसर पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि पुलिस कर्मियों की सुविधा और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। मुझे लगता है कि पुलिस लाइन में जो सारी सुविधाएं होनी चाहिए पुलिस पर्सनल को, जो पुलिस पर्सनल हमारे यहाँ के हैं या कभी कभी बाहर से भी आते हैं जरूरत पड़ने पर, उन सबको रहने से लेके काम करने तक में कोई समस्या नहीं हो, उसी में हम लोग लगे हुए और बहुत अच्छी पहल मैं कहूँगा राज्य सरकार का, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का और एसएसपी का, जिसके तहत इसमें आज इसकी शुरुआत की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने नए शस्त्रागार की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पूरे जिले के हथियारों का मुख्य केंद्र यही होता है। हथियारों की लंबी उम्र और उनकी कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए उनका सही रखरखाव और मेंटेनेंस बेहद जरूरी है। जैसे पूरे जिला में जितना भी हथियार रिजर्व में रहता है, जो अधिकारी हमारे हथियार लेकर के ड्यूटी करते हैं, उसके अलावा जितने भी हथियार है वो पुलिस लाइन के शस्त्रागार में रखा जाता है। उसका रेगुलर रखरखाव, मेंटेनेंस, उसका रिपेयर, सब कुछ पुलिस लाइन में अवस्थित शस्त्रागार से होता है। तो अभी जो शस्त्रागार जिस भवन में था वो भवन काफ़ी पुराना जर्जर था और जितनी मात्रा में हमारे पास आर्म्स एंड एम्युनिशन है उस कैपेसिटी में वो भवन नहीं था। उसी को लेकर के नए भवन का निर्माण कराया गया है, जैसा आप देख रहे हैं, और ये नया भवन न्यू डिजाइन के हिसाब से किया गया है और इसमें जो हमारे जिले की कैपेसिटी है उससे अधिक कैपेसिटी इस भवन का दिया गया है, ताकि भविष्य में अगर हथियार बढ़े भी तो यहाँ आराम से रखा जाए। और यहाँ आप देख रहे हैं कि सुरक्षा के लिए जो ये पूरा का पूरा आर्म्स एंड एम्युनिशन यहाँ रहेगा, तो ऑब्वियसली सुरक्षा सबसे जल्दी सबसे प्राथमिकता में होना चाहिए। तो उसको लेकर के ये भवन को ऐसे लोकेशन में रखा गया है जो सबसे सुरक्षित है पुलिस लाइन का। निश्चित रूप से बेहतर संसाधन और सुरक्षित कार्य वातावरण पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाते हैं। धनबाद पुलिस लाइन में हुआ यह नया निर्माण जिले की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। धनबाद से अजय की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा ने टेंडर आवंटन में कथित अनियमितता पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को घेरा। सीएम से इरफान अंसारी को बर्खास्त करने और स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग। लोहरदगा के किस्को में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर में करीब 30 करोड़ रुपए की परिपन संपत्तियों का वितरण। पलामू में विधिक जागरूकता को लेकर प्रभात फेरी। देवघर में 30 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले की तैयारियां तेज। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने की बैठक। श्रद्धालुओं की सेवा, सुविधा और सुरक्षा पर बल। और रांची के नन्हे तैराक ईशांक की घर वापसी पर भव्य स्वागत। बधाई देने वालों का तांता परिजन। गौरवान्वित। इंग्लिश चैनल पार करना ईशांक का अगला लक्ष्य।